हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस बाय ईडी सर अगेन। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम फिर से मिले हैं 5th सेशन के अंदर। और स्टूडेंट्स, साथ ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस के अंदर हमने 4 एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर ली थी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और इरीगेशन। आज के सेशन में हम रिमेनिंग बची हुई प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग एंड स्टोरेज, ये टर्म्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की टर्म है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी फसल को प्रोटेक्ट करना या बचा के रखना। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं और वो 4 फैक्टर्स आपके हैं। फर्स्ट वन है वीड्स, देखिए स्टूडेंट्स, इनको हिंदी में कहा जाता है खरपतवार। ये वीड्स होते क्या हैं? दीज आर undesirable plants growing naturally along with the crop plants। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये वो अनडिजायरेबल प्लांट्स है जो नेचुरली क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के साथ में उग जाते हैं। अनडिजायरेबल को हम कह सकते हैं अवांछनीय, या वो प्लांट्स जो हम जिनकी हमें यूजेज या जरूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके वीड्स की डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद में बात करते हैं, ये वीड्स क्या करती है, दे कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स, यानी ये आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ में कंपटीशन करती है। कंपटीशन किन किन चीजों में करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, सेकंड इज सनलाइट, थर्ड वन इज वाटर, फोर्थ इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, एंड फिफ्थ वन इज स्पेस। यानी ये वो फैक्टर है जिसमें आपकी वीड क्या करती है, क्रॉप्स के साथ में कॉम्पीट करती है। कैसे? देखिए, ग्रोथ जो होती है, जो भी हम एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स में क्रॉप्स में डाल रहे थे, उनके न्यूट्रिएंट्स इनको क्या करती है, 60% तो आपकी वीड ही एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही इसी वजह से इनकी ग्रोथ क्या होती है, क्रॉप प्लांट्स के कंपैरिजन में जल्दी होती है और ये जल्दी ही जल्दी ग्रो करते हैं। दूसरा सनलाइट, ये क्या करते हैं, जल्दी ग्रो होने की वजह से क्रॉप प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने देती और ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और उसको क्रॉप प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने के कारण फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो अपने खाने को प्रिपेयर करने में डिफिकल्टीज होती है और फिर हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। उसके बाद में वाटर देखिए, जो हम इरिगेशन में वाटर सप्लाई कर रहे थे क्रॉप प्लांट्स को, उसमें भी ये वीड्स क्या करती है, अबाउट 65% वाटर को ये खुद कंज्यूम कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर क्रॉप में ऐड कर रहे थे, उसका भी 60% कौन कंज्यूम कर लेता है, ये आपकी वीड्स कर लेती है। उसके बाद में स्पेस हमने देख लिया, स्पेस में क्या करते हैं कि ग्रोथ जल्दी होने के कारण में ये स्पेस को ज्यादा कवर करती है, यानी क्रॉप प्लांट को ये उगने नहीं देती है। अगर वो जर्मिनेट हो भी जाता है तो उस प्लांट को कवर कर लेती है और सबसे ज्यादा ये अपने एरिया को इंक्रीज कर लेती है। तो ये वो फैक्टर्स है जिसमें वीड आपकी क्या करती है, क्रॉप्स को या क्रॉप प्लांट्स को कॉम्पीट करती है इन 5 सेक्टर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं वीड्स के। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वीड्स, कुछ जनरल एग्जांपल्स हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। इसमें आपके फर्स्ट है एमेरेंथस,
जिसे हम हिंदी में चोले कहते हैं। उसके बाद में सेकंड वन है चेनोपोडियम, चेनोपोडियम जिसे हिंदी में जनरली बथुआ कहा जाता है, बथुआ। उसके बाद में थर्ड वन है वाइल्ड ओट, वाइल्ड ओट जिसे हम जनरली हिंदी में जई कहते हैं। और फोर्थ वन है कैरट ग्रास। ये वो एग्जाम्पल्स है वीड्स के जो जनरली क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के साथ में उग जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं, वीड्स क्या होते हैं वो भी हमने क्लियर कर ली, ये क्रॉप प्लांट के किस किस फैक्टर में किस तरह से कॉम्पीट करते हैं तो वो फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। उसी के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटी सी टर्म है वीड्स से रिलेटेड, या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में फर्स्ट टर्म थी वीड्स। चलिए इसी वीड से रिलेटेड हम आगे एक छोटी सी टर्म है जो पढ़ लेते हैं। देखिए वीडिंग, वीडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वीडिंग क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और uprooting वीड्स। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वीड्स को या तो हटा दिया जाता है या उनको अपरूट उखाड़ के अलग कर लिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको किस मेथड से किया जाता है, ट्रेडिशनल से किया जाता है या मॉडर्न से किया जाता है। तो इसमें आपको वो चीज फॉलो नहीं करनी है, दे कैन बी डन बाय दे, और हम लिख सकते हैं वीडिंग कैन बी डन मैनुअली by the help of tools, और वो टूल्स क्या क्या है, हैंड फ्रॉक हो गया, हैंड फॉर्क। सेकंड वन है ट्रोवेल, और थर्ड वन है आपका हेरो। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन टूल्स ऐसे हैं जो वीडिंग के लिए यूज में ली जाते हैं। इनको हम अभी डीपली नहीं लेंगे क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में जब इनके अप्लायंसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उपकरणों के बारे में, तब हम इनको वहां पे डीपली डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए आगे है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका वीड्स। सेकंड वन डालिए इसमें प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में सेकंड फैक्टर है प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली प्लांट डिजीज जो होती है क्रॉप्स में वो तीन चीजों से होती है। फर्स्ट इज, लिख लीजिए, दे कैन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, they can caused by bacteria, fungi and viruses। इन तीन चीजों के कारण ही क्या होती है, आपकी क्रॉप को डिजीज लग जाती है या क्रॉप डिजीज हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। कौन सी वो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लीजिए सम कॉमन फंगल डिजीज। ये एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कोई भी दो प्लांट डिजीज के नाम बताइए। तो हम यहाँ पे दो कॉमन फंगल डिजीज के नाम करने वाले हैं। वो है, फर्स्ट है आपका उसमें
रस्ट ऑफ व्हीट, और सेकंड वन है ब्लास्ट ऑफ राइस। ये दो कॉमन फंगल डिजीजेज हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में इसी से रिलेटेड आगे की टर्म है पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं देखिए, पेस्ट तो लिखिए द एनिमल और एन insects who destroy the crop, यानी ये वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं या नष्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। अब देखिए प्लांट डिजीज और पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी कैन स्प्रे ऑफ फंगीसाइड्स, हमें फंगीसाइड्स का एंड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे उन क्रॉप प्लांट्स के ऊपर करना पड़ेगा। किसको कंट्रोल करने के लिए, प्लांट डिजीज को और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में सेकंड फैक्टर भी कंप्लीट हो गया है, प्लांट डिजीज और पेस्ट। उसके बाद में थर्ड वन डालिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में इसका। चलिए अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में थर्ड टर्म आ रही है, फर्स्ट हमने पढ़ ली वीड्स, सेकंड पढ़ लिया प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, और थर्ड वन है नेचुरल कैलामिटीज। चलिए थर्ड वन डालिए नेचुरल कैलामिटीज। जिन्हें हम जनरली प्राकृतिक आपदाएं कहती है, और ये आपको पता ही होगा। इसमें सबसे पहले है आपकी ड्रॉट, सबसे फर्स्ट है ड्रॉट यानी कि सूखा। देखिए स्टूडेंट्स, समर के दिनों में क्या होता है, सनलाइट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से प्लांट्स में इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से वहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और इरिगेशन हम कहां से करते हैं समर सीजन में, सोर्सेज ऑफ वाटर से, और एक सोर्सेज ऑफ वाटर में एक चीज आती है ग्राउंड वाटर। फर्स्ट चीज आती है ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर क्या होता है, अर्थ के सरफेस में नीचे रॉक्स के नीचे स्टोर होता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, कंजप्शन ज्यादा होता है वाटर का, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। और या अगर रेनफॉल नहीं होती, तो मान लीजिए कि एक सीजन में रेनफॉल नहीं हुई, तो आने वाले सीजन में क्या होगा, कंजप्शन तो रेगुलर रहेगा, पर क्या होगा, इसको वापस रिफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेनफॉल होती नहीं है, और ये रिफिल नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, वो वाटर के जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका लेवल और नीचे चला जाएगा, तो हम प्रॉपर्ली इरिगेशन नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से फसल क्या हो जाएगी, सूखे के कारण जल जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर था नेचुरल कैलेमिटीज का। उसके बाद में सेकंड फैक्टर डाल दिए इसमें फ्लड, जिसे हम कहते हैं जनरली बाढ़। देखिए फ्लड में क्या होता है, पूरे फील्ड में वाटर से कवर हो जाएगा, तो क्या होगी, जो क्रॉप्स जिनको पानी या इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है या लाइट होती है, वो क्रॉप्स क्या होगी, अपने स्टैंडिंग पोजीशन में ना रह के वो गिर जाएगी, और गिरने के बाद में पूरा प्लांट क्या होगा, डिकम्पोज होके नष्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी पूरा ही जीरो हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड वन है इसमें, इसी से रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटीज में फायर। किसी अन्य कारण से अगर आग लग जाती है खेत के अंदर, तो भी आपकी फसल क्या होती है, पूरी जल के नष्ट हो जाती है। उसके बाद में अगला है इसी से रिलेटेड विंड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ब्लोइंग की जो स्पीड है वो नॉर्मल रहे 3 to 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब कोई विंड्स को नुकसान नहीं होता है। अगर वो स्पीड 10 से लेकर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है, क्रॉप्स जो होती है आपकी फील्ड के अंदर वो विंड के डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। और अगर थोड़ा सा
स्पीड और इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगी, जो उनकी स्टेम होती है वो क्या होती है, बैंड होके नीचे झुक जाती है। और एक बार किसी प्लांट की स्टेम बैंड हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वाटर होता है, वो प्रॉपरली उनके डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता और उस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसी वजह से फिर क्या होता है, ये फोर्थ पॉइंट था आपका विंड हो, ज्यादा विंड की स्पीड से भी क्या होता है, आपकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके बाद में अगला डालिए इसी में स्ट्रॉन्ग, तूफान। तूफान में भी आपकी जो क्रॉप्स होती है वो डैमेज हो जाती है, पूरी की पूरा जो फील्ड होता है उसके ऊपर जो क्रॉप्स होती है वो पूरी पिच जाती है ऐसे नीचे, और फिर वापस वो खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि स्टेम डैमेज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया विंड वाले में सेम प्रोसेस इसमें है। इसमें आपकी पूरी स्टेम जो क्रॉप है उसकी स्टेम्स टूट जाती है और प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, वाटर नहीं पहुंच पाता, और इसी वजह से क्या होता है, फिर आपका प्रोडक्शन ऐसा नहीं मिल पाता। तो ये कुछ नेचुरली एज ए जनरल नॉलेज के लिए हमने पढ़ा है कि नेचुरल कैलेमिटीज में कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करती है आपके प्रोडक्शन को। तो फर्स्ट हो गया ड्रोट, सेकंड हो गया फ्लड, थर्ड हो गया फायर, फिफ्थ हो गया विंड और सिक्स्थ हो गया स्टॉर्म। उसके बाद में आता है, इसी से रिलेटेड आ गए हैं लो टेम्परेचर। अब विंटर सीजन्स में क्या होता है, टेम्परेचर कई बार बहुत कम हो जाता है और लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपकी जो क्रॉप प्लांट है वो गल जाती है या उसको सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, जिससे क्या होती है फिर वो सड़ के या डिकम्पोज होके खराब हो जाती है। तो ये आपके 5 फैक्टर हो गए नेचुरल कैलेमिटीज में। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में अगला डालिए फोर्थ वन जो है लास्ट आपका, जिसे हम कहते हैं एनिमल्स। ये फोर्थ फैक्टर है और ये एनिमल्स ही क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज के बाद में ये एनिमल्स सेकंड नंबर पे है जो सबसे ज्यादा क्रॉप प्लांट्स को या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड पॉइंट डालिए इसी में एनिमल्स, फोर्थ वन डालिए एनिमल्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में फोर्थ वन इज एनिमल्स। देखिए एनिमल्स की बात करें तो स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, इनके कुछ एग्जांपल्स हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वाइल्ड पिग यानी जंगली सुअर, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं आपकी क्रॉप को। उसके बाद में सेकंड वन है बाइसन्स, जंगली भैंसे। थर्ड वन है नीलगाइज। फिफ्थ वन है डियर। ये एग्जांपल्स है आपके वाइल्ड एनिमल्स के जो क्या करते हैं, आपकी जो क्रॉप्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद में इवन बर्ड्स आल्सो, बर्ड्स में क्या क्या हो गया, आपकी पिकॉक हो गया, पैरट हो गया, स्पैरो हो गई, एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं बर्ड्स, इनका हमें दो समय ध्यान रखना पड़ता है। एक तो शोविंग ऑफ सीड, शोविंग करते समय अगर मान लीजिए कोई जो सीड है वो सरफेस के ऊपर ही रह गया तो ये क्या कर लेंगे, बर्ड्स इनको पिक करके खा जाते हैं। तो वहां पे अगर सीड नहीं होगा तो क्या जर्मिनेट होगा, और अगर सारे बर्ड्स ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो इस तरह से आपके बहुत सारे सीड का क्या हो सकता है, वहां पे कंजप्शन हो सकता है और फिर आपको जो प्रोडक्शन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है सर, तो ये एनिमल्स में आपके वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स की दो फैक्टर है जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसी के साथ देखिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, दे ईट देम, ये उन्हें खाते हैं। रनिंग ओवर देम यानी उसके ऊपर दौड़ते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वैंडलाइजिंग यानी ये उसके ऊपर क्या करते हैं, घूमते हैं या उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये तीन चीजें होती है, इसकी वजह से क्या होती है, आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एनिमल्स यानी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में हमने चारों फैक्टर्स क्लियर कर लिए। वीड्स हमने पढ़ लिया, एनिमल्स हमने पढ़ लिया, प्लांट डिजीज और पेस्ट हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो आज हमारी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप भी कंप्लीट हो चुका है, यानी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस की 1 2 3 4 5 5 टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, आपकी जो क्रॉप है उसको हमने अच्छे से प्रोटेक्ट किया है एनिमल से, इनसे।
अब क्या करना है, सीजन आ गया है आपका हार्वेस्टिंग का, यानी अगली टर्म डालिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है आपकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कटिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग, यानी काटने का और कलेक्ट करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम? हार्वेस्टिंग कहते हैं। किसको कट कर रहे हैं हम? कट और गैदर किसको कर रहे हैं? ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप या रिपेंड क्रॉप, मैच्योर्ड क्रॉप। पकी हुई फसल को जब हम काटते हैं या उनके काटने के बाद में उनके बंडल्स बनाए जाते हैं या कलेक्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके आपके दोनों मेथड मिलेंगे, ट्रेडिशनल भी मिलेगा और मॉडर्न भी मिलेगा। चलिए इनको दोनों को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली में। हार्वेस्टिंग के आपके दोनों प्रोसेस हो गए, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। चलिए फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, यानी परंपरागत तरीके, ट्रेडिशनल मेथड। और सेकंड वन है मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग के लिए ट्रेडिशनल में क्या किया जाता है? इट इज डन मैनुअली, ये हाथों से की जाती है। बाय द मीन्स ऑफ किसकी हेल्प से? सिक्कल नाम का एक एग्रीकल्चर टूल आता है जिसको हम दंथल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए इधर, इसका इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस एंड पर क्या होता है? उसका एक हैंडल होता है और आपके साथ ही साथ क्या होती है? कर्व शार्प ब्लेड होती है। उससे क्या किया जाता है? जो प्लांट होती है, जो क्रॉप प्लांट होती है, इसके स्टेम को कट कर लिया जाता है। तो ये इस तरह का सिक्कल आपके मैनुअली और ट्रेडिशनल मेथड में यूज में लिया जाता है। वही बात करें मॉडर्न मेथड की, तो मॉडर्न मेथड में कैसे इसको करेंगे? इट इज डन बाय मशीन्स, इसको मशीन्स की हेल्प से किया जाता है। और कौन सी मशीन इसमें यूज में ली जाती है? उसका नाम है हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन, ये हार्वेस्टर मशीन कहाँ यूज में ली जाती है? जहां पे क्रॉप या फील्ड्स की लेंथ काफी ज्यादा हो या बड़े फील्ड को अगर हमें हार्वेस्ट करना है तो हम किससे करेंगे? हार्वेस्टिंग मशीन से करेंगे, क्योंकि मैनुअली करना में उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हार्वेस्टर क्या करता है? काफी मिनिमम समय में या मिनिमम टाइम के अंदर क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करके वहां पे उगी जो क्रॉप्स होती है उनको कट कर देता है या हार्वेस्ट कर देता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की हार्वेस्टिंग में हमने कंप्लीट कर ली है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्रॉप्स को या मैच्योर क्रॉप को काटना और गैदर यानी इकट्ठा करने का काम किया जाता है। इसके दोनों मेथड है, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। ट्रेडिशनल में हमने पढ़ा कि ये मैनुअली हाथों से की जाती है। उसके बाद में इसमें क्या है? किसकी हेल्प से की जाती है? सिक्कल से। ये एक एग्रीकल्चर टूल होता है जो यूज में लिया जाता है, शार्प कर्व ब्लेड होती है। उसके बाद में मॉडर्न मेथड की बात करें तो मॉडर्न में हम इसको किससे यूज करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मशीन से। और मशीन के अंदर हम इसको क्या यूज में लेते हैं? हार्वेस्टर यूज में लेते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर हमने हार्वेस्टिंग टर्म भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में देखिए हार्वेस्टिंग आपकी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? हमने अभी क्रॉप प्लांट को स्टॉक से अलग किया है। चलिए अगला टॉपिक डालिए, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के अंदर देखिए क्या है ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, यानी इस प्रोसेस के अंदर हम किसी चीज को सेपरेट कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, यानी अनाज को
अलग कर रहे हैं फ्रॉम द स्टॉक्स, तने से, यानी द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ क्रॉप प्लांट, स्टॉक्स ऑफ क्रॉप प्लांट के तने से हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं। इसके भी आपके दोनों मेथड हैं, डालिए थ्रेसिंग के भी यहाँ दोनों मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज आपका ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल मेथड, और सेकंड वन की बात करें तो वही आपका मॉडर्न मेथड या आधुनिक तरीका, मॉडर्न मेथड। चलिए थ्रेसिंग के ट्रेडिशनल की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, मैनुअली की जाती है, और कैसे की जाती है, द crops are beaten on hard surface, यानी इसमें आपका जो बंडल होता है प्लांट का या क्रॉप प्लांट का, उसको हार्ड सरफेस पे या रॉक या किसी पत्थर के ऊपर से प्रेशर से बीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्टॉक्स होती है उसके साथ में जो ग्रेन्स अटैच होती है वो सेपरेटली अलग हो जाती है नेचुरली तरीके से। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था जो एंशिएंट टाइम्स में यूज में लिया जाता था। उसके बाद में बात करें मॉडर्न मेथड की, तो मॉडर्न में देखिए क्या करेंगे, मॉडर्न के अंदर हम इसको मशीन की हेल्प लेंगे बाय द मीन्स ऑफ थ्रेशर, यानी थ्रेशर नाम का एक अप्लायंसेस आता है या मशीन आती है जो क्या करती है, आपके थ्रेसिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है, और इसको ड्रिवन यानी इसको चलाया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से। तो हमने थ्रेसिंग भी कंप्लीट कर ली है, इसके दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए। थ्रेसिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया। अब देखिए हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग के बाद में एक छोटी सी टर्म इसमें रिलेटेड है जिसे हम कहते हैं विनोविंग, जिसे हम क्या कहेंगे, विनोविंग। बीच बीच में स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की एक छोटी सी टर्म जो थ्रेसिंग के बाद में की जाती है, उस टर्म का नाम है विनोविंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पृथक्करण। चलिए डालिए नेक्स्ट टॉपिक, विनोविंग। चलिए ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, यानी इसके अंदर भी हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटिंग ग्रेन्स, किसको, वही ग्रेन्स को या अनाज को, फ्रॉम चाफ। अब पिछले वाले प्रोसेस यानी हार्वेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे थे स्टॉक से या मेन प्लांट से। अब क्या कर रहे हैं, विनोविंग के अंदर हम ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं चाफ से। और चाफ क्या होता है, द पीसेज ऑफ हस्क, भूसे और स्ट्रो, भूसे के या डंठल के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चाफ। यानी चाफ, ग्रेन्स के अंदर से चाफ को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। इसके भी आपके दोनों तरीके हैं, डालिए विनोविंग। इसमें आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड। चलिए विनोइंग की ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, इट इज डन यूज मैनुअली, यानी हाथों से किया जाता है। कैसे, द मिक्सर is releasing from certain height against the blowing wind। यानी विनोइंग के ट्रेडिशनल मेथड में
विनोइंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, जो आपकी ग्रेन्स होती है उनको एक हाइट से, सर्टेन यानी पर्टिकुलर हाइट से क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। किस वे में, एट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी उस हवा के वे में। अब क्या होगा, जो आपकी ग्रेन्स होगी वो वेट में हेवी है, तो जो आपकी ग्रेन्स होगी वो क्या होगी, उस फार्मर के फीट के पास में कलेक्ट हो जाएगी, और जो आपके चॉफ है वो थोड़ा सा आगे ब्लो करके आगे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका विनोइंग का ट्रेडिशनल मेथड था। इसमें एक सर्टेन हाइट से मिक्सचर को गिराया जाता है, मिक्सचर किसका, चाफ का और ग्रेन्स का। उस मिक्सचर को बहती हुई हवा के डायरेक्शन में गिराया जाता है। हैवी होने की वजह से ग्रेन्स उस फार्मर के फीट के पास कलेक्ट हो जाती है, और जो आपका चाफ और जो वेस्ट है वो थोड़ा आगे जाके कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें प्रोसेस में क्या हो गया, ग्रेन्स को हम चाफ से सेपरेट कर रहे हैं थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। तो मॉडर्न मेथड में हम क्या करेंगे, बाय मींस ऑफ, इस बार हम इस मेथड के अंदर किसका यूज में ले रहे हैं, विनोइंग मशीन का। विनोइंग मशीन ये आपका मॉडर्न मेथड है, यानी विनोइंग अगर हम मॉडर्न मेथड से कर रहे हैं तो उसमें हम किसका यूज लेंगे, विनोइंग मशीन का यूज लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका विनोइंग भी कंप्लीट हो गया है, यानी एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन की आज हमें सबसे लास्ट वाली टर्म पढ़ने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी क्रॉप मैच्योर हो गई है, उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया, थ्रेसिंग कर लिया, विनोइंग कर लिया, और अब आपको क्या करना है, उनको स्टोर करना है। तो डालिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की आगे की टर्म स्टोरेज या भंडारण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो देखिए स्टोरेज होता क्या है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मर्स नीड टू कीप देयर ग्रेन्स इन सेफ और प्रोटेक्टेड प्लेस, यानी फार्मर्स को अपनी जो ग्रेन्स है उनको सेफ रखना पड़ेगा और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किन किन चीजों से, फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अति सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड वन है सबसे इंपॉर्टेंट मॉइस्चर, यानी नमी से भी उसे बचाना पड़ेगा। थर्ड वन है इंसेक्ट्स, यानी कीट पतंगों से भी उसे बचाना पड़ेगा। फोर्थ वन है रेट्स, चूहों से। और फिफ्थ वन है बर्ड्स से भी उनको सेव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक प्रॉपर प्लेस में या एक प्रॉपर मैनर में इनको स्टोरेज करेंगे। तो देखिए स्टोरेज के लिए फार्मर्स जनरली यूज में लेते हैं जूट बैग्स, जिन्हें हम हिंदी में बोरियां कहते हैं। और सेकंड वन है मेटेलिक टिन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, या हम इनको बीन्स भी कह सकते हैं, मेटेलिक बीन्स। तो जो फार्मर्स होते हैं उन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए किसका जनरली यूज में लेते हैं, जूट बैग्स का और मेटेलिक टिन्स का। अगर क्वांटिटी ज्यादा हो, मान लीजिए कि आपकी ग्रेन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उनको हम कहाँ स्टोर करेंगे, साइलो में। साइलो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टॉल सीमेंट टैंक्स। सिलोस हम किसको कहते हैं, ये बड़े से टैंक होते हैं, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, कुछ पार्ट इनका बाहर होता है और मेनली 1/3 पार्ट जमीन के अंदर होता है, और ये सीमेंट से बनाए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका ऊपर का पार्ट कोनिकल होता है और नीचे ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और ये लगभग 3/4 जमीन के अंदर या अंडरग्राउंड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साइलो। या फिर क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आपको साइलो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, नहीं बना पा रहे हैं आप, तो आप इनको ग्रेनरीज में भी स्टोर कर सकते हैं। ग्रेनरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टोरेज भी हो गया है, क्योंकि स्टोरेज करने से पहले एक चीज हम भूल गए थे, वो प्रोसेस था ड्राइंग। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी फ्रेश क्रॉप होती है या जो फ्रेश ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो पहले क्या किया जाता है, उस मॉइस्चर को रिड्यूस करने का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइंग। द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस इन विच क्रॉप्स आर ड्राइड, यानी उस प्रोसेस के अंदर क्रॉप्स को सनलाइट में या किसी और मीडियम से सुखाया जाता है या उनका मॉइस्चर कम किया जाता है, हम कह सकते हैं मॉइस्चर को रिड्यूस करने की ये एक टर्म है। उसके बाद में इनको स्टोर किया जाता है। नेचुरल स्टोर की बात करें अगर क्वांटिटी का मेथड जूट बैग्स और मेटेलिक टिन्स हम यूज में ले सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो हम साइलो और ग्रेनरीज वहां पर यूज में ले सकते हैं। अब स्टोरेज से ही रिलेटेड छोटी सी टर्म है जो एक्स्ट्रा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपसे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि बताइए इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कॉर्पोरेशन है जो स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए इंडिया के अंदर दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या हम बात कर सकते हैं कॉर्पोरेशन सॉरी, जो क्या करती है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। और वो दो कॉर्पोरेशन है, फर्स्ट वन है FCI जिसे हम जनरली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि 1 जनवरी 1965 में एस्टेब्लिश की थी। और सेकेंड वन है SWC जिसका फुल फॉर्म है स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये दो कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जो फार्मर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं उनके ग्रेन को स्टोर करने के लिए और उनके फर्टिलाइजर्स को स्टोर करने के लिए, ताकि वो क्या हो स्पॉइल ना हो और फ्यूचर में उनको वापस कंज्यूम कर सके। ये तो बात होगी ग्रेन्स की। अगर आप स्टोरेज में बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो उनमें क्या होगा, हम जानते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं फ्रेश फ्रूट्स उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। इस कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उनके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है और आने वाले या अपकमिंग दिनों में उनको कंज्यूम करने के लिए वहां से वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये स्टोरेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी एग्रीकल्चर पूरी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर ली है किस तरह से एग्रीकल्चर होता है। इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड लास्ट वन इज स्टोरेज तक कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप यू स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।